तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक सबक है उन लड़के और लड़कियों के लिए जो किसी भी अनजान लड़के या लड़की की सिर्फ खूबसूरती देखकर बिना माँ बाप को बताए ही चोरी चोरी शादी कर लेते हैं और फिर अंजाम इतना भयानक होता है कि सुनते हुए भी रूह कांप उठती है। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। आज के दौर में लड़कियों के रिश्तों के मसले तो है ही, मगर लड़कों के रिश्ते भी मुश्किल से मिलते हैं। पढ़े लिखे लड़कों को पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिलती। मैं तो खैर एक मामूली सा रेडी वाला था। मैंने बीए के पास मजबूरन रेडी लगा ली थी। मैं जानता था कि मुझे और कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं। अलबत्ता बड़े कारोबार के लिए हाथ पांव मारने से बेहतर है कि अपनी औकात में रहकर कुछ ऐसा करूं जिससे कम से कम मेरा जेब खर्च निकल आए और माँ बाप पर बोझ न बनूं। यूं मैंने एक रेडी लगाई। रेडी लगाकर मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ पर तो हर रोज कई लोगों से पाला पड़ता है। हर एक का व्यवहार करने का तरीका बिल्कुल अलग है और बात करने का अंदाज भी। एक दिन मैं अपना काम करके घर जा रहा था कि मुझे एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की अपनी तरफ आती दिखाई दी। लड़की ऐसी थी कि कोई भी शख्स एक झलक देखे तो उसका दिल धड़कना भूल जाए। नीली आंखें और मुस्कुराहट ऐसी कि बच्चों से भी ज़्यादा मासूम लगती थी। मैं उसे देख ही रहा था कि वो बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। होश मुझे तब आया जब उसने मेरे सामने अपना हाथ फैला दिया। वो मुझसे भीख मांग रही थी। तब मुझे पता चला कि वो तो एक भिखारिन है। मैंने उसे भीख तो दे दी, मगर जैसे वो मेरा दिल ही ले गई। भीख मांगने के बाद वो दूसरी तरफ को चली गई, मगर मेरी नज़रें लगातार उसका पीछा कर रही थी। मैंने देख लिया कि वो कहाँ गई है, मगर उसके बाद मुझे घर जाना जरूरी था। खैर, अगले दिन काम के लिए घर से निकला तो देखा कि वो हसीन लड़की आज कहीं नजर नहीं आ रही थी, मगर मैं भी अपनी धुन का पक्का था। वहीं खड़ा रहा तो वो भी घूमती घूमती इधर को आ गई। आज मैंने सोच लिया कि उससे बात करूंगा। मेरा इरादा वो भी भांप गई थी, मुझसे बातें करने लगी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो बेइंतहा मासूम और खूबसूरत लड़की है। तभी मेरी दिलचस्पी उसमें बढ़ती गई। 6 महीने की आंख मिचोली के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैं तो उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। तब मैंने उस मोहब्बत के बंधन को पाकीजा मोहब्बत में डालने का फैसला किया। मैंने नेहा से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात पर उसे भी कोई ऐतराज नहीं था, मगर मेरे दिल में खुद से एक सवाल था कि शादी के बाद मैं उसे ये काम नहीं करने दूंगा, भले ही मुझे और कड़ी मेहनत करनी पड़े। मगर कभी भी अपनी पत्नी को भीख मांगने के लिए ना तो मजबूर करूंगा और ना ही उसे इस काम की इजाज़त दूंगा। मेरी बात पर उसने भी मेरा साथ दिया। फिर उसने कहा कि वो जल्द ही मुझे अपनी माँ से मिलवाने ले जाएगी ताकि हम दोनों की शादी की तारीख तय हो जाए। मैंने इस बात को अपने घर वालों से बिल्कुल छुपा रखा था, क्योंकि मेरे बाकी बहन भाई भी पढ़े लिखे थे और उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से नौकरी भी तलाश ली थी। एक घर में मैं ही रह गया था जो अपना कारोबार करने के चक्कर में रेडी लगा बैठा था। अब अगर एक भिखारिन से शादी भी कर लेता तो मेरे घर वाले मेरी रही सही इज्जत भी करना छोड़ देते। इसलिए मैंने अपने घर वालों से इस कहानी का कोई जिक्र नहीं किया। फिर मैंने अपने एक दोस्त से कहा जो मेरी बहुत इज्जत करता था और मेरी बातों को अहमियत भी देता था। उसने मुझे कहा कि तुम एडवांस रकम देकर किराए पर कुछ दिन के लिए एक घर ले लो, वहाँ पर तुम अपनी पत्नी को रख लेना, फिर तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, ना ही घर वालों को बताना पड़ेगा। घर वालों से कह देना कि तुम्हें नई नौकरी मिल गई है। दोस्त की बात सही थी। मैंने अपनी तरफ से सभी तैयारियां पूरी की और नेहा से कह दिया कि मैं उसके घर आ रहा हूँ उसकी माँ से मिलने। ये सुनकर नेहा खुश हो गई। मैं जानता था कि जैसे बेरोजगारी ने मुझे तंग किया है, वैसे ही नेहा की मजबूरियों ने भी उसे भिखारी बना दिया है। अलबत्ता मुझे उससे नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी अपनायत हो गई थी। शाम के वक्त जब मैं नेहा के घर गया तो छोटे से आंगन में उसकी माँ चारपाई पर बैठी मेरी राह तक रही थी। मुझे बैठाया और फिर नेहा ने मुझे चाय पानी का पूछा और खुद अंदर चली गई। मैंने नेहा की माँ से रिश्ते की छोटी सी बात की। वो बोली, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, ये मेरी इकलौती बेटी है, मगर बेटा मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी? तुम तो जानते हो कि मेरी इकलौती बेटी ही मेरा उम्र भर का सहारा है।
मैं उसे किसी ऐसे के साथ ही बयाना चाहूंगी जो मुझे भी सहारा दे या मेरे घर में घर दामाद बनकर रहे। मैंने बूढ़ी औरत को तसल्ली दी कि मैं बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार शख्स नहीं हूँ। आपकी बेटी को और आपको पूरी तरह से सहारा दूंगा। मेरी इतनी कमाई तो है कि मैं 2 वक्त का खाना अपने घर वालों को इज्जत से खिला सकूं। यूं मेरा रिश्ता नेहा से तय हो गया। अब हमारी शादी सादगी से होनी बाकी थी। आखिरकार नेहा ब्याह कर मेरे 2 कमरों के छोटे से घर में आ गई। उसके यहाँ आने से जैसे मेरे घर की रौनक को 4 चांद लग गए थे। शादी की रात ही मैंने नेहा को बता दिया कि मैं तुम्हें अब भीख मांग कर पैसा नहीं कमाने दूंगा। बेहतर है कि तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि मुझे कोई मजबूरी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए घर में रहो। हम 2 वक्त की रोटी रूखी सूखी खा लेंगे, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। नेहा ने मेरी बात में सहमति जताई। बोली कि मैं अपनी खुशी से ये काम नहीं करती थी, बल्कि बचपन में बाबा ने इस काम पर लगा दिया। वो मुझे लोगों के पास जबरदस्ती भीख मांगने के लिए भेजते थे। उसके बाद से ये मेरी मजबूरी बन गई और फिर ये दिन आ गया है कि अब भीख मांगे बिना हमारा गुजारा नहीं होता। बहुत सारी बातों के बाद मैंने नेहा को मुंह दिखाई में एक अंगूठी दी। तब नेहा ने मुझसे एक अजीब सी बात कही। बोली, क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम अपनी सुहागरात अपनी माँ के घर मनाए? मैं अपनी माँ के आशीर्वाद से विदा हुई हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि नई जिंदगी की शुरुआत भी उनके घर से ही करूँ। मैंने कहा कि नेहा, हम सुबह तुम्हारी माँ के घर चले जाएंगे। वैसे भी ये हमारा खास दिन है। तुम्हारी माँ को कोई ऐतराज नहीं है। मैं उनसे बात कर चुका हूँ। जल्द ही हम उनको भी यहाँ ले आएंगे। मेरी बात पर नेहा परेशान हो गई और हाथों से बिस्तर टटोलने लगी, जैसे कोई चीज ढूंढ रही हो। मैंने उसको मुंह दिखाई में अंगूठी दे दी थी। मैं चाहता था कि वो मुझसे खुलकर बातें करे, मगर उसका ये लिया दिया अंदाज मुझे परेशान कर रहा था। नेहा अपने दोनों हाथों को मुट्ठी में दबाए बैठी थी, जैसे मुझसे कुछ छुपाना चाह रही हो। मैंने सोचा कि अगर कुछ कहूँगा तो नेहा को ये जबरदस्ती ना लगे। मैं खामोश हो गया। वैसे भी रात काफ़ी हो गई थी। फिर सोचा कि अब सो जाना चाहिए। नेहा को गुड नाइट कहा और करवट बदल कर सो गया, मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं नेहा से जानना चाहता था कि वो इस शादी पर खुश भी है या नहीं। कहीं मैंने उसे जबरदस्ती अपनी दुल्हन तो नहीं बना लिया। जल्द ही मुझे नींद आ गई। न जाने उसके बाद क्या हुआ, मैं नहीं जानता। सुबह मेरी आंख खुली तो नेहा मेरे सामने बैठी थी, मगर मुझे ये देखकर हैरत हुई कि नेहा ने रात वाले कपड़े ही पहन रखे थे। वो अभी भी दुल्हन के लिबास में थी। मैं हैरत से आंखें मलता उठा। उठते उठते मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने तोड़ कर रख दिया हो। और अगले लम्हे जब मैं बेड से उठने लगा तो मेरी टांगों में दर्द उठा। पहले तो मैंने उस दर्द को मामूली समझा, मगर फिर मुझे यूं लगा जैसे मुझे किसी ने मशीन में डालकर पीस दिया हो। मेरे बदन का अंग अंग दर्द कर रहा था। लगता था कि अभी अगर उठकर चलने लगा तो मेरी टांगें टूट जाएंगी। तभी मेरी नज़र नेहा पर पड़ी, जो बड़ी तसल्ली से मेरे सामने बैठे खा पी रही थी। मैंने देखा उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने नेहा से कोई बात नहीं की। मैं फ्रेश होने चला गया, मगर मेरी टांगों में दर्द बहुत बढ़ चुका था। बेबस होकर मैं बेड पर आ गिरा। मुझे किसी भी तरह चैन नहीं आ रहा था। तब नेहा हमदर्दी दिखाते हुए मेरे पास आई। आपकी तबीयत खराब है, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ, नेहा ने कहा। मुझे उसका ये रवैया अजीब सा लगा। थोड़ी देर में वो दूध गर्म करके ले आई। ये ले, मैंने इसमें जड़ी बूटी भी डाल दी है, आप पीकर एकदम ठीक हो जाएंगे, नेहा ने कहा। मेरी नज़र उसके हाथों पर गई, जो सफ़ेद रंग के हो चुके थे। लगता था उसने वाकई कोई जड़ी बूटी मेरे लिए अपने हाथों से पीसी है। मगर मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अपना इलाज खुद कर सकता। मैंने सोचा कि मुझे हकीम या डॉक्टर के पास जाना होगा। हकीम लाल सिंह को मैं काफ़ी सालों से जानता था। मैं अक्सर उसी से दवाई लेता रहता था। मैंने नेहा से कहा, तुम रुको, मैं हकीम लाल सिंह के पास जाता हूँ। हो सकता है कि उसके पास मेरे लिए कोई दवा पड़ी हो। मुझे लगता है कि मेरी कोई पुरानी बीमारी दोबारा जाग गई है। मुझे याद है, बचपन में मैं टीवी का शिकार भी हुआ था। यूं टीवी का अचानक मुझ पर हमला करना मेरी समझ से बाहर था। मैं हकीम लाल सिंह के पास पहुंचा तो मेरी शक्ल देखते ही हैरान रह गया।
अरे तुझे क्या हुआ है बावले? तेरे चेहरे के रंग को क्या हुआ? हकीम लाल सिंह की बात सुनकर मैंने सामने लगे काउंटर में लगे शीशे में झुक कर देखा तो वाकई मेरा चेहरा भी अजीब सा लग रहा था। मेरी हालत समझ से बाहर थी। मैंने सामने कुर्सी पर बैठकर हकीम लाल सिंह को अपनी सारी सूरत हाल बताई। मेरी टांगों में इतना दर्द है कि बता नहीं सकता। तुम मेरी हालत देखो, सर को हाथ लगाता हूँ तो 10 बाल हाथ में आ जाते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बालों में अजीब सा दर्द पैदा हो रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। देखो तो सही मेरे साथ हुआ क्या है। कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं लग गई जिसकी वजह से मेरे बाल गिर रहे हैं। मैंने लाल सिंह को डरावनी निगाहों से देखा। लाल सिंह भी मुझे हैरत से देखने लगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल ठीक ठाक लगते हो। और फिर कल तुम्हारी शादी में भी तो मैंने तुम्हें देखा था, तुम बिल्कुल सही थे। उसके बाद क्या हुआ ये नहीं पता। फिर उसने अपनी दवाइयों वाली अलमारी से 2 सफ़ेद रंग की पुड़ियाँ निकाली और मुझे देकर बोला, ये दूध में घोल कर पी लेना, मगर ये ख्याल रखना इसके साथ कोई ठंडी चीज़ मत खा लेना, वरना हड्डियों का दर्द और बढ़ जाएगा। अगर आराम ना हो तो दोबारा मेरे पास आ जाना। लाल सिंह हकीम की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। मैं दवाई लेकर दवाखाने से बाहर आ ही रहा था कि मुझे याद आया मेरे बाल भी काफ़ी गिर रहे थे। सर पर हाथ लगाता हूँ तो लगता है जैसे मेरे आधे सर के बाल मेरे हाथ में आ गए हों। लाल सिंह ने सुना तो बोला, मैं तुम्हारे हड्डियों वाले मसले से निपट लूँ तो फिर तुम्हें बालों की दवा भी दे दूंगा। हो सकता है कि ये तुम्हारी हड्डियों वाले मसले से ही हो रहा हो। तुम दवा खाओगे तो ठीक हो जाओगे। लाल सिंह से दवा लेकर मैं घर आ गया, लेकिन घर आया तो नेहा घर में मौजूद नहीं थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे उसे इस हाल में छोड़कर घर नहीं जाना चाहिए था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने तो नेहा से कहा था कि अब तुम उस बस्ती में नहीं जाओगी। आखिर मेरी भी कोई इज्जत थी जिसका उसे ख्याल रखना चाहिए था। खैर, मैंने अपने दोस्त से बाइक मांगी और तेजी से बाइक दौड़ाता हुआ नेहा के घर की तरफ पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो नेहा ने काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उसे किसी किस्म की खुशी नहीं हुई और ना ही उसने मेरा ठीक तरह से स्वागत किया। बस सीधे अंदर की तरफ चली गई। मेरी टांगों में बहुत दर्द था। मैं अभी बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। नेहा, तुम्हें मुझे बताए बिना यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, तुम्हें पता तो चल गया है ना अब, नेहा शर्मिंदगी से बोली। उसके बाद मैंने नेहा की मिन्नतें की कि मेरे साथ मेरे घर चलो, मगर वो न मानी। बोली, मैं माँ से मिलने आई हूँ, उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगी। मैंने नेहा को मौका भी दिया कि वो अपनी माँ से मिले, मगर शायद वो मेरे सामने अपनी माँ से खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा कि मुझे उस पर इस तरह से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। वो अपनी माँ की इकलौती बेटी है। मुझे घर चलना चाहिए। जब अपनी माँ से बातचीत कर लेगी तो खुद ही आ जाएगी। आखिर वो भी तो मुझसे मोहब्बत करती है। मैं अपने घर आ गया। मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही थी। अगले दिन तक मेरी तबीयत कुछ संभल गई थी। शाम को नेहा आई तो बड़ी खुश थी। कहने लगी, अब मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। मैं जानती हूँ तुम अब हमारे रास्ते पर जल्द ही आ जाओगे। नेहा की बात से मेरा हौसला टूट गया। नेहा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम मुझे पीछे खींच रही हो। नेहा ने हाथ में दूध का गिलास पकड़ा हुआ था। वो मेरा खास ख्याल रख रही थी, मगर मुझे अजीब सा लगा। नेहा ना मुझसे बात करती है, ना मेरा ख्याल रखती है। बस जब देखो मुझे खाने पीने का कहती है। फिर खाना पीना भी ऐसा कि जिसमें मेरी तबीयत और भी बिगड़ जाती। मैंने सोचा कि मैं नेहा से इस बारे में कोई बात ना करूँगा। सीधा हकीम लाल सिंह के पास गया। लाल सिंह उस वक्त अपने दवाखाने पर नहीं था। फिर मैं वही अपने एक दोस्त से मिलने चला गया था कि लाल सिंह से मिले बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद मैं अपने दोस्त के घर से निकला तो लाल सिंह के दवाखाने की तरफ रुख कर लिया। वहां पहुंचा तो देखा मेरी पत्नी नेहा वहां पहले से ही मौजूद थी। उसने लाल सिंह से कोई दवा ली थी, लेकिन उससे पहले कि मैं उससे कोई बात करता तो वो भागती हुई दुकान से बाहर चली गई। मैं उसे आवाज ही देता रह गया, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे मुझे जानती ही ना हो। उसके जाने के बाद लाल सिंह मुझसे पूछने लगा कि तुम उसे कैसे जानते हो, क्या लगती है ये तुम्हारी। लाल सिंह की बात पर मुझे ताज्जुब हो रहा था।
अरे तुम नहीं जानते क्या, ये मेरी पत्नी है। मैं तो इससे शादी कर चुका हूँ। तुम भी तो मेरी शादी में मौजूद थे। लगता है तुमने नेहा को पहचाना नहीं। तुम होश में तो हो? कौन सी नेहा? हकीम लाल सिंह गुस्से से भड़क उठा। ये नेहा नहीं, अंकिता है। तुम इसके कारनामों को नहीं जानते। हकीम लाल सिंह ने गुस्से से मुझे देखते हुए कहा। तो मैं पूरा सहम सा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। इसे कौन नहीं जानता? मैं तो क्या, ये तो थाने की भी कई बार हवा खाकर आ चुकी है। क्या तुम नहीं जानते? ये तो बड़ी ही भयानक औरत है। उसके बारे में मशहूर है कि ये पहले तो नौजवानों को अपने जाल में फंसाते हैं। कहीं तुम भी? लाल सिंह ये कहते कहते चुप होकर बैठ गया। क्या कह रहे हो मेरे दोस्त? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने लाल सिंह से पूछा तो मुझे बताने लगा कि अंकिता का संबंध एक गिरोह से है। एक ऐसा गिरोह जो बड़े ही मंझे हुए तरीके से काम करता है। अंकिता कोई मामूली औरत नहीं है जिसे तुम मासूम समझ रहे हो। वो एक बिगड़ी हुई अय्याश और डाकू औरत है। उसने आज तक जो जो कारनामे किए हैं, तुम उन्हें सुन लो तो अपने कानों को हाथ लगाओगे। अब आप मुझे डराओ मत, सीधी सीधी बात बताओ कि हुआ क्या है। मैंने बेताबी से पूछा कि मैं अपनी पत्नी के बारे में हकीकत जान सकूं। तब लाल सिंह ने जो जवाब दिया, काश वो सुनने से पहले मैं मर गया होता। तुम जानते हो कि ये एक ऐसे गिरोह से संबंध रखती है जिनका मकसद नौजवानों के हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाना होता है। ये लोग अगले इंसान को उस कदर मजबूर कर देते हैं कि वो किसी काम का नहीं रहता और फिर भीख मांगना ही अपने लिए रोजी रोटी का एक जरिया समझता है। तुम्हारी टांगों में दर्द हो रहा है। मैं अब समझा ये सब इस डायन ने किया है। उसने जरूर किसी ऐसे पाउडर या पानी का इस्तेमाल किया होगा जिसका असर तुम्हारी टांगों पर हुआ। देखो, जिस कदर जल्दी हो सके इस औरत को छोड़ दो। लाल सिंह की सारी बातें सुनकर मेरी तो जैसे आंखें खुल गई थी। वाकई मेरे बालों में कालिख और मेरी टांगों में दर्द इस बात की निशानदेही कर रहा था कि मुझे जरूर अंकिता ने ही कुछ खिलाया था। एक रात में उस कदर दर्द, ऐसा क्या हो गया कि मुझे चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस होने लगी थी। खैर, गिरता पड़ता घर पहुंचा तो देखता हूं कि अंकिता बड़ी संतुष्टि के साथ बैठी थी, जैसे वो दवाखाने पर थी ही नहीं। आते ही उसने मुझसे कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हारी चाल मैं समझ गया हूँ, चालाक लड़की। मैं अंकिता पर दहाड़ा, अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। मैं जानता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया है वो एक भयानक खेल का हिस्सा है। मैंने नेहा से कहा और फिर उसे घसीटते हुए घर के एक कमरे में बंद कर दिया। तब वो भी अपनी असलियत पर उतर आई। वो मुझे गालियां देने लगी और धमकाने लगी कि अगर मैंने उसका साथ छोड़ा या उसके साथ कुछ गलत किया तो अपने गैंग के जरिए मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। अब अंकिता के खिलाफ मैं कुछ कर तो नहीं सकता था। पुलिस बुलाकर उसे पुलिस के हवाले किया और बस खामोशी से वो इलाका और घर छोड़कर वापस अपने माँ बाप के पास आ गया। सच है कि माँ बाप के फैसले हमेशा औलाद के हक में अच्छे होते हैं, मगर हम लोग न जाने इस हकीकत को क्यों नहीं समझते। काश मैं शादी करने से पहले माँ बाप से पूछ लेता तो आज मेरा ये हाल ना होता। मेरी टांगों का दर्द और बालों का मसला अभी तक भी हल नहीं हुआ, मगर इसी में ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ कि ज्यादा हालात बिगड़ने से बच गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।